हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल वाले हियर। दोस्तों, हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड पढ़ रहे थे और लास्ट 2 लेक्चर में मैंने आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड में मॉड्यूलर रेशो के बारे में बताया था और उस सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था आपको उसके अजम्पशंस। देखिए, मॉड्यूलर रेशो एंड अजम्पशंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम के बारे में। ठीक है, इसका एनालिसिस करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन, ओवर इन्फोर्स्ड एंड बैलेंस सेक्शन। ठीक है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सिविल वाले हियर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वर्किंग स्ट्रेस मेथड हम लोग पढ़ रहे थे और शुरू करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड, यानी कि सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम। मैंने ये सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम का एनालिसिस यहाँ पे बनाया है। ये बीम का मैंने क्रॉस सेक्शन बनाया है। ठीक है, ये बीम का क्रॉस सेक्शन कौन सा होता है वो बताने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर मैं कोई बीम यहाँ पे बनाता हूँ, ये मैंने कोई बीम यहाँ बनाया, ये देखिए। ठीक है, इस बीम का ये होता है न्यूट्रल प्लेन। ये होता है क्या? न्यूट्रल प्लेन। इसको न्यूट्रल प्लेन बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस नहीं बोलते। न्यूट्रल एक्सिस कौन सा होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसका डाउट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये क्रॉस सेक्शन मैंने वहाँ पे बनाया है, जो आपको भी देखा आपने। ये इसमें होता है न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, इनमें दोनों में फ़र्क होता है। ये न्यूट्रल एक्सिस होता है और जब बीम हम बनाते हैं तो वो 2 जोन में जो है डिवाइड हो जाता है। ऊपर का जोन होता है कंप्रेशन जोन, यानी कि ये जो ऊपर का जोन है, न्यूट्रल प्लेन से ऊपर का जो जोन है, इसको बोलते हैं कंप्रेशन जोन, यानी कि मैं सी बोल देता हूँ शॉर्ट में। और नीचे का जोन जो होता है उसको बोलते हैं टेंशन जोन, इसको मैं टी बोल देता हूँ शॉर्ट में। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन। ठीक है, इतना समझ गए। तो अब जब इस बीम पे जो है लोड लगता है तो क्या होता है, इसमें कुछ डिफ्लेक्शन आता है। ठीक है, तो यानी कि ये ऐसे थोड़ा सा बैंड हो जाती है। ठीक है, ऐसे करके थोड़ा सा बैंड होने की कोशिश करती है और ऐसे बैंड हो जाती है। और ऊपर के फाइबर में जो है कंप्रेसिव स्ट्रेस आ जाते हैं और नीचे के फाइबर में टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होते हैं। ठीक है, अब इन टेंसाइल स्ट्रेस को रोकने के लिए, ताकि इनकी वजह से जो है बीम टूटे ना, हम लगाते हैं इसमें रिइंफोर्समेंट। यहाँ पे टेंसाइल जोन में ये सिंगली सपोर्टेड बीम है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसलिए इस जोन में यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, और ये था हमारा न्यूट्रल प्लेन। न्यूट्रल प्लेन से नीचे जो है टेंसाइल जोन है, तो टेंसाइल जोन में हमने लगाया है क्या? स्टील बार्स। ठीक है, और ऊपर का जोन है कंप्रेसिव जोन। अब जब इस पे लोड आता है, ठीक है, तो ये जो है कहानी बनती है। लोड आने के बाद ये क्या होता है, जब लोड बढ़ता है तो ये ऐसे टूटने की कोशिश करता है, ऐसे टूटने की कोशिश करता है, यानी कि सैगिंग मोमेंट आता है, हम कह सकते हैं सैगिंग मोमेंट आता है इस पर, सैगिंग मोमेंट आता है इस पर। तो हम कह सकते हैं अब ये सैगिंग मोमेंट इसको तोड़ने ही वाला था, लेकिन उससे पहले जो है इस बीम के अंदर से जो मोमेंट आ रहा था उसने इसको बचा लिया। अब वो उसे ही बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, MOR। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, वही हम आज सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम में पढ़ने वाले हैं। उसी की वैल्यू निकालेंगे कंप्रेशन जोन साइड से भी और टेंसाइल जोन साइड से भी। ठीक है, तो MOR की वैल्यू आज हम निकालने वाले हैं। अब ये MOR, ठीक है, मैंने माना कि ये जो सैगिंग मोमेंट आ रहा था ये M था और इसकी वैल्यू सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम में कितनी होती है? W, यानी कि लोड जो आता है L²/8 ये होती है। ठीक है, अगर ये लोड W न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है, पर mm स्क्वायर है। ठीक है, तो ये होती है इसकी वैल्यू मोमेंट की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये जो लोड है W न्यूटन पर मीटर है, 1 मीटर पे W न्यूटन का लोड अगर लग रहा है तो ये वैल्यू है। ठीक है, W, तो ये इतना मोमेंट आता है इस पर। अब ये MOR इसको बचा लेता है आगे। ठीक है, अब ये MOR कितना होगा, कहीं ये MOR जो है इससे कम ना पड़ जाए, इस मोमेंट से, इस वाले मोमेंट से कम ना पड़ जाए, इसीलिए ठीक है, अगर ये इससे कम पड़ेगा तो बीम जो है ये ज़्यादा हो जाएगा तो बीम जो है टूट जाएगी और फेल हो जाएगी। तो ऐसा बीम हमको डिज़ाइन नहीं करना है। अब यही कैलकुलेट करना है कि MOR देखिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए थोड़ा सा और समझ लीजिए। ये एक बीम मैंने बनाया, ठीक है, ये इसके कॉलम्स हैं, यानी कि सपोर्ट रिएक्शन है इसकी। ठीक है, ये ठीक है, समझिए ध्यान से ज़रा इसको। यहाँ पे बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ये जो है इसका न्यूट्रल प्लेन है, न्यूट्रल प्लेन है इसका ये। ठीक है, अब
ये बीम पे जब लोड लगता है तो क्या होता है, ठीक है। जब ये बीम दबेगा, ऊपर का जो कंप्रेशन जोन है वो दबेगा और नीचे का जो टेंसाइल जोन है वो क्या करेगा, खींचेगा, ठीक है। तो अब ये मूवमेंट तो आ रहा था इस पर ऐसे करके, सैगिंग मूवमेंट, जो बाहर से मूवमेंट है जो उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब ये जब बीम जब लोड लगेगा इस पर तो ये दबेगा, तो ऊपर का जो जोन है वो दबेगा, लेकिन वो दबने का अपोज करेगा तो वो स्ट्रेस ही जनरेट करेगा बाहर की साइड, ठीक है, ऐसे कि हम नहीं दबेंगे, ठीक है, ऐसे जनरेट करेगा। और यहाँ पे कुछ कम, यहाँ पे कुछ कम, और ये न्यूट्रल प्लेन पे जीरो स्ट्रेस हो जाएगी, ठीक है। और नीचे क्या है, स्टील है, स्टील यहाँ लगा हुआ है, ये रहा, ठीक है। स्टील जो है खींच रहा होगा, वो खींचने का अपोज करेगा कि हम नहीं खींचेंगे, तो वो कुछ ऐसे लगाएगा, ठीक है, अपोजिट में स्ट्रेस जनरेट करेगा। वो खींच तो ऐसे रहा है, लेकिन खींचने का अपोज करेगा ऐसे कि हम नहीं खींचेंगे, ठीक है। तो ये जो है ऊपर का जो है, यहाँ पे ऊपर के जो फोर्स थे ये वाले, तो इनका कहीं रिजल्टेंट यहाँ बैठेगा सी, कंप्रेशन मान लेते, और ये टी, ठीक है। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है जेड मान लेते हैं। इसको बोलते हैं लीवर आर्म, ठीक है। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रख लीजिए, लीवर आर्म। अब ये कंप्रेशन फोर्स निकालना है हमको, टेंशन फोर्स निकालना है, और जेड से मल्टीप्लाई करके मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस हो जाएगा। अभी डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा बस समझ लीजिए, यहाँ से समझने की बात थी, ठीक है। ये आपस में क्या कर रहे हैं, ये देखिए, ये तो ऐसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था इसको, और ये मोमेंट आया, फिर मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस देखिए ऐसे लग रहा है, ऐसे, और इधर से भी ऐसे लगेगा, ठीक है। तो यानी कि ये ऐसे लग रहा है और ऐसे लग रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो है इसको बीम को ऐसे लग रहा है, और नीचे वाला ऐसे लग रहा है, तो बचा लेगा ना इसको ये, ठीक है। तो ये जो कंप्रेशन फोर्स और टेंसाइल फोर्स जो है मिलकर क्या कर रहे हैं, एक कपल जनरेट कर रहे हैं, कपल मोमेंट, तो उसकी वजह से ये बच जा रहा है, उसे बोलते हैं MOR। यही इस जो है इसमें हम देखने वाले हैं अभी। चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने जो सेक्शन बनाया है बीम का वो मैंने आपको बता दिया। ये वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन मैंने यहाँ बनाया है, ठीक है। ये सेक्शन बनाया है मैंने यहाँ पे। इसकी मैंने डेप्थ ली है, न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ ली है x, और इसकी b जो है इसकी विड्थ है सेक्शन की, और स्मॉल d जो है यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ है, यानी कि इसको बोलेंगे इफेक्टिव डेप्थ। इसको अगर लिखना चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, इफेक्टिव डेप्थ बोलेंगे स्मॉल d को, इफेक्टिव डेप्थ, और ये कैपिटल D है, ये है टोटल डेप्थ, कैपिटल D है टोटल डेप्थ, इसको लिख लेना आप भी, टोटल डेप्थ यानी कि कुल गहराई, ठीक है। ये x क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सिस तक की। ये x का तो बहुत इसमें कंसेप्ट अच्छा है, इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी इसी लेक्चर में, ठीक है। अब ये मैंने सेक्शन बना दिया, ये इसका कंप्रेशन जोन है और ये इसका टेंसाइल जोन है। ये इसमें जो है स्टील बार्स लगे हैं, ठीक है। अब ये स्टील बार्स से का जो सेंटर है, यहाँ से मैंने एक लाइन पूरी निकाल दी यहाँ तक ऐसे करके, यानी कि इफेक्टिव डेप्थ जो लेते हैं, जो इफेक्टिव प्रभावी गहराई होती है वो सिर्फ D तक, यानी कि सेंटर ऑफ जो स्टील बार का जो सेंटर होता है वहीं तक होती है, ठीक है। और D जो होते हैं पूरी D होती है कैपिटल D, यानी कि कुल गहराई, टोटल डेप्थ। और ये जो यहाँ से यहाँ तक बच्चा सेंटर ऑफ स्टील बार से लेके नीचे तक बिल्कुल, ये होता है इफेक्टिव कवर, यहाँ से यहाँ तक का, इसे बोलते हैं इफेक्टिव कवर, ठीक है। तो अब ये मैंने इसका बनाया है स्ट्रेन डायग्राम देखिए कैसे बना। ऊपर का जो बीम पे जब लोड लगाया तो ऊपर का हिस्सा सबसे ज़्यादा दब रहा था, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेन जो है ऊपर आ रहा, मैंने मान लिया EC, यानी कि कॉन्क्रीट है, स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट EC, ठीक है। अब उससे नीचे फिर स्ट्रेन कम हो रहा है, लीनियरली कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आके जीरो हो गया स्ट्रेन, यहाँ पे स्ट्रेस भी जीरो होता है, स्ट्रेन भी जीरो होता है न्यूट्रल एक्सिस में। फिर जो है अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेन बढ़ेगा, ठीक है, यानी कि अब स्टील में स्ट्रेन बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो स्टील में स्ट्रेन यहाँ मैक्सिमम हो गया ES। ये तो था स्ट्रेन डायग्राम की कहानी, ठीक है। अब वर्किंग स्ट्रेस मेथड में आपको बता दूँ ये कि इलास्टिक थ्योरी है, यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक साथ बढ़ते हैं, एक साथ घटते हैं, लीनियरली, ठीक है, बढ़ते हैं, लीनियरली घटते हैं। देखिए यहाँ पे जैसा आप देख भी सकते हैं इस डायग्राम में, ये स्ट्रेस डायग्राम है, स्ट्रेस डायग्राम मैंने लिखा भी है यहाँ पे। तो स्ट्रेस डायग्राम है, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम स्ट्रेस होगा, सबसे जो ऊपर का फाइबर होगा कॉन्क्रीट का, जो सबसे ज़्यादा दब रहा होगा उसमें कितना स्ट्रेस होगा, सिग्मा CBC लगाएगा वो, ठीक है। तो मैक्सिमम
स्ट्रेस कितना लगा सकता है कंक्रीट, सिग्मा CBC लगा सकता है, क्योंकि यही अलाउेबल स्ट्रेस है, परमिसिबल स्ट्रेस है सिग्मा CBC। हम लास्ट लेक्चर में इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस भी देखिए लीनियरली धीरे 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 कम होता हुआ यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस पे 0 हो रहा है, ठीक है। यहाँ सबसे ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर यहाँ आके 0 हो गया, ठीक है। अभी नीचे देखिए क्या हुआ, नीचे तो ऐसा नहीं हुआ कि लीनियरली बढ़ रहा है, क्योंकि नीचे का जो कॉन्क्रीट है कंप्रेशन जोन से नीचे जो टेंसाइल जोन में कॉन्क्रीट है उसको WS हमने बोला है कि वो कोई भी लोड नहीं लेता, यानी कि वो कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप नहीं करता। ये कॉन्क्रीट सिर्फ स्टील ही टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप करता है, इसलिए स्टील का ही स्ट्रेस लिया हमने, ठीक है। एक लाइन में बनाया, सिर्फ स्टील मानिए, इस जोन में सिर्फ स्टील मानिए कि स्टील है, कॉन्क्रीट को तो नेगलेक्ट ही कर दीजिए। WS हम यही कहता है। तो सिग्मा ST जनरेट करेगा, तो सिग्मा ST मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। अब एक डायग्राम और बनाया मैंने, ये है इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है। ये सिग्मा CBC सिग्मा इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम का मतलब है कि ऊपर के जोन में कितना स्ट्रेस डेवलप होगा, कंप्रेशन जोन में सिग्मा CBC हो रहा है, यहाँ भी सिग्मा CBC, ठीक है, सेम। लेकिन अब नीचे क्या हुआ है, सिग्मा ST/M कैसे आ गया है, ये देखिए। मॉड्यूलर रेशो में हम लोग पढ़ चुके हैं, सिग्मा ST इक्वल टू हमने पढ़ा था M सिग्मा CBC, ठीक है। तो सिग्मा CBC निकालने के लिए यहाँ से हो जाएगा सिग्मा ST/M, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब ये कैसे लिखा है, ये इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम है, यानी कि यहाँ पे जो स्टील में जो स्ट्रेस आ रहे थे उनको कन्वर्ट कर दिया हमने कंक्रीट में, ठीक है। अब यानी कि ये जो स्टील यहाँ पे लगाता है, इस स्टील को हटा के यहाँ पे कितना कंक्रीट लगाया जाए, कितना कंक्रीट लगाते हैं M टाइम्स, यानी कि जितना इसका एरिया है ना, AST इसका एरिया है, ठीक है। मान लीजिए इसका एरिया क्या है, AST है, AST स्टील का एरिया है, स्टील का एरिया। अब अगर मैं इसको M से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कंक्रीट का एरिया बन, इतना इसमें कंक्रीट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सिग्मा ST/M आ गए यहाँ से, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो है, ये जो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा था, ये जो स्ट्रेस लग रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं एक रिजल्टेंट होगा। मान लिया यहाँ पे है C, ठीक है, और कितनी दूरी पे होगा, ये एक ट्रायंगल है ना ये, ठीक है। तो ट्रायंगल की तो प्रॉपर्टी होती है कि उसका बेस से जो है x/3 पे होता है। x जो है इसकी टोटल कुल यहाँ से यहाँ तक की गहराई है, यानी कि डेप्थ है, तो उसका x/3 पे तो होगा ये, ठीक है। C x/3 पे होगा C, ठीक है। और इधर अपना क्या है, T है, ठीक है। तो ये जो है T है, यहाँ से यहाँ तक ये जो है T है, T क्या है, इसका रिजल्टेंट। यहाँ पर तो एक ही फोर्स था ना, सिर्फ सिग्मा ST था, तो सिग्मा ST का T, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी, ये x/3 है और टोटल पूरी D है, तो ये होगी D - x/3, तो ये होगी D - x/3, इसको बोलते हैं Z। तो ये लीवर आर्म हो गई, ठीक है। Z की मैं वैल्यू हम पहले ही निकाल लिया, ठीक है। इसमें अब हमको निकालना है कंप्रेसिव फोर्स निकालेंगे, फिर टेंसाइल फोर्स निकालेंगे, और फिर मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस बहुत आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। फिर तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कंप्रेसिव फोर्स C। कंप्रेसिव फोर्स यानी कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स होता है स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है। ये इस कंप्रेशन जोन में जितना भी कंप्रेसिव फोर्स हम निकाल सकते हैं उसको, इसका क्या फॉर्मूला है, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो इसमें कंप्रेसिव जोन में कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, देखिए कितना हो रहा है, सिग्मा CBC तो ऊपर के जोन में हो रहा है, ऊपर यानी कि ऊपर के फाइबर में हो रहा है, और नीचे के फाइबर में घटते घटते 0 हो रहा है। तो कौन सा स्ट्रेस लेन में से इनका एवरेज ले लेते हैं, तो पता चल जाएगा कि कंप्रेशन जोन में कितना स्ट्रेस है। तो एवरेज ले लेंगे इसका, तो स्ट्रेस कितना होगा, सिग्मा CBC प्लस 0, क्योंकि यहाँ पे 0 है, ये देखिए 0 है, अपॉन 2, तो इसका ये आ गया इसका स्ट्रेस का एवरेज। तो और एरिया कितना होगा इसका एरिया देखिए B इंटू एक्स इसका एरिया हो गया। तो कितना आ गया, कंप्रेसिव फोर्स कितना आ गया, तो लिख सकते हैं BX सिग्मा CBC और /2, ये आ गया कंप्रेसिव फोर्स। अब जो है मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन जोन। तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस को मैंने MOR लिख दिया शॉर्ट में। तो कंप्रेसिव फोर्स से निकालने हैं तो कंप्रेशन जोन वाला निकलेगा। तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा C और इंटू Z। C हम निकाल चुके हैं पहले ही, C ये वाला है, और Z भी हम निकाल चुके हैं, ये है, ठीक है। तो इनको उठा के बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा क्या, C कितना निकाल चुके हैं, BX सिग्मा CBC/2 और इंटू Z कितना है,
डी माइनस एक्स बाई 3। तो ये आ गया मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन जोन, ठीक है। तो ये आ गया मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन जोन। ऐसे ही निकाल लेंगे मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस फ्रॉम टेंसाइल जोन। देखिए अब निकाल लेते हैं टोटल टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स कौन सा, ये देखिए टी जो यहाँ पे लग रहा है, यानी कि इस पूरे ये जो टेंशन जोन है पूरा, इसमें कितना फोर्स लग रहा है, यानी कि ये जो सिग्मा ये जो स्टील बार्स लगे हैं कितना फोर्स लगा रहे हैं, कितना स्ट्रेस जनरेट कर रहे हैं, यानी कि टेंसाइल फोर्स को हमको निकालना है। तो लिखेंगे टोटल टेंसाइल फोर्स कितना होगा, टोटल टेंसाइल फोर्स टी, ठीक है। तो टी होगा सिग्मा एस टी, इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला तो होता है स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है। तो स्ट्रेस कितना है नीचे के जोन में, देखिए सिग्मा एस टी है ये रहा, ठीक है। और इनटू एरिया कितना है, एरिया जो है स्टील का ए एस टी है, बस इतना सिंपल है, ये निकल गया अपना टी निकल गया। अब मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस आसानी से निकल जाएगा, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस फ्रॉम टेंशन जोन से कह देते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी इंटू जेड। टी हम निकाल चुके हैं, टी कितना है सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी और इंटू जेड कितना है, देखिए डी माइनस एक्स बाई 3, डी माइनस एक्स बाई 3। तो यहाँ वैल्यू पुट करने से आ गया मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस फ्रॉम टेंसाइल जोन, ठीक है। अब इसको भी जो है एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ये आगे हमारे यहाँ से मेन फॉर्मूले, इनको निकालना था बहुत ही आसान। एक बार जो है आप इसको सही से रिवाइज कर ली, वीडियो दोबारा देखना अगर नहीं समझ में आए तो। बहुत इजी है वैसे तो, एक दो बार करेंगे तो आ जाएगा। अब जब हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, यानी कि कोई बीम का हमको जो है डिज़ाइन करना है, तो उसमें हमको सारे पैरामीटर वैसे दिए होंगे, हमसे पूछेगा मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालिए, ठीक है। तो उसमें हमको बी दिया होगा, यानी कि उसकी विड्थ बीम की, ठीक है। सिग्मा सी बी सी दिया होगा, यानी कि कॉन्क्रीट का ग्रेड दिया होगा, तो उससे हम निकाल लेंगे सिग्मा सी बी सी। लेकिन बात आती है कि एक्स क्या होता है ये, ठीक है। एक्स के बारे में मैंने बताया था कि इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। एक्स होता है न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ। अब देखते हैं एक्स भी दो टाइप के हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये एक्स कैसे निकलेगा ये देखते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस एक्स, ठीक है, इसको निकालते हैं अब हम। तो ये जो है दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, पहला होता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, और दूसरा होता है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस मैंने शॉर्ट में लिख दिया इसको ANA, ठीक है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। अब क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकाल सकते हैं और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालना है। तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का सिंपल है, ये देखिए, ये डायग्राम देखिए यहाँ पे, मैंने मान लिया ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है XC है। ये XC कब है, देखिए यहाँ तक की पहले बताया था सर मैं आपकी X है यहाँ पे, और यहाँ पे XC ले लिया, ठीक है। तो ये XC जब है जब ये अगर बैलेंस सेक्शन हुआ, अभी आगे पढ़ेंगे बैलेंस सेक्शन, अंडर इनफोर्स सेक्शन एंड ओवर इनफोर्स सेक्शन क्या होते हैं। अभी आप समझिए, अगर बैलेंस सेक्शन है तो X और XC जो है दोनों बराबर होंगे, यानी कि X भी लिख सकते हैं इसको, XC भी लिख सकते हैं। तो बैलेंस सेक्शन के केस में दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पे माना अगर हमने XC है तो ये डेप्थ कितनी बची फिर, ये वाली, ठीक है। ये XC है और पूरा कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक की D था, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक D है, तो ये कितना बचा, D माइनस एक्स सी बचा ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसी फिगर से निकल जाएगा हमारा, इसमें लगाएंगे सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, सिग्मा CBC अपॉन XC, ये अपॉन ये, ठीक है, सिग्मा CBC अपॉन XC, और ये अपॉन ये सिग्मा एस टी बाई एम अपॉन ये जो दो ट्रायंगल बने हैं ना, सिर्फ सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगानी है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अभी मैं आपको निकाल के इनको बताता हूँ। एक्सिस, तो इसमें अगर हम सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा CBC अपॉन XC, ये देखिए सिग्मा CBC अपॉन XC एन इक्वल टू सिग्मा ST बाई एम अपॉन आ जाएगा D माइनस XC, ठीक है। अब यहाँ से XC की वैल्यू आराम से निकल जाएगी, XC की वैल्यू यहाँ से सिंप्लीफाई करके इसको आ जाएगी M सिग्मा CBC
अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी इंटू डी, ये आ गई एक्स सी की वैल्यू। इस फॉर्मूले से हम एक्स सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला भी थोड़ा बड़ा है, बार बार इस फॉर्मूले से एक्स सी की वैल्यू निकालेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं आपको शॉर्ट में एक तरीका बताता हूँ एक्स सी निकालने का, ठीक है। तो देखिए हम पढ़ चुके हैं पहले एम इक्वल टू क्या होता है, जो कोड ने रिकमेंड किया है हमको, एम यानी कि मॉडुलस का फॉर्मूला 280/3 सिग्मा सी बी सी, ठीक है। अब इसको मैं अगर ऐसे लिख लेता हूँ एम सिग्मा सी बी सी इक्वल टू 280/3, और 280/3 को लिख सकते हैं 93.3, तो यानी कि एम सिग्मा सी बी सी एक नंबर ही तो है 93.33, ठीक है। अभी 93.33 यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 93.33 अपॉन 93.33 प्लस सिग्मा एस टी और इंटू डी, ये आ गया अपना एक्स सी की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए एक्स सी किस पर डिपेंड कर रहा है, ओनली स्टील के ग्रेड पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि स्टील का ग्रेड चेंज करेंगे तो ही इसकी वैल्यू चेंज होगी, यानी कि स्टील के ग्रेड पे ही डिपेंड कर रहा है और किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अब अलग अलग स्टील के ग्रेड के लिए एक्स सी की वैल्यू को हम निकाल के रख लेते हैं, ताकि पेपर में एग्जाम में डायरेक्ट हम जो है फॉर्मूला इतना बड़ा ना लगाना पड़े, वो डायरेक्ट लिख लेंगे। देखिए अगर ग्रेड हमारे पास FE 250 है तो एक्स सी की वैल्यू हो जाएगी, FE 250 है तो सिग्मा एस टी की वैल्यू हो जाएगी कितनी, सिग्मा एस टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ भाई, सिग्मा एस टी की वैल्यू हो जाएगी 140, तो 140 यहाँ पे पुट करेंगे तो एक्स सी की वैल्यू यहाँ से सोल्व करके आ जाएगी कितनी, 0.39D आ जाएगी, ठीक है। इसको याद रखिए, यहाँ से एक्स सी की वैल्यू डायरेक्ट निकालिए आप, अगर आपके पास ग्रेड जो FE 250 है तो एक्स सी की वैल्यू डायरेक्ट निकालिए, अगर ग्रेड आपके पास FE 415 दिया है तो एक्स सी की वैल्यू आ जाएगी, तो अगर ग्रेड 415 है तो उसके लिए सिग्मा एस टी की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, सिग्मा एस टी की वैल्यू कितनी होगी 230 होगी, यहाँ पे 230 पुट कीजिए और उसको सोल्व करके निकालिए तो आ जाएगा 0.281D, ठीक है। इसको आप कर लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर नाउ अब आपके पास ग्रेड अगर 500 है तो एक्स सी की वैल्यू आ जाएगी 0.25D, ये तीनों आ गई। अब कोई भी ग्रेड हो फटाकते से एक्स सी की वैल्यू जो है आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई एक्स सी की बात, अब कर लेंगे हम सिर्फ एक्स की बात, यानी कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की बात, यानी कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस एक्स, इसके बारे में बात करेंगे, ये कैसे निकलेगा। अब ये निकलेगा इससे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, अब हमको एरिया मोमेंट लेना पड़ेगा इनका। देखिए एरिया मोमेंट ऑफ कंप्रेशन जोन इज इक्वल टू एरिया मोमेंट ऑफ टेंसाइल जोन, और इनको इक्वल कर देंगे तो एक्स सी की वैल्यू आ जाएगी। देखिए मोमेंट कैसे लेंगे, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ एरिया मोमेंट एंड एरिया मोमेंट ऑफ टेंसाइल जोन, इनको इक्वल कर दिया। अब एरिया मोमेंट ऑफ कंप्रेशन जोन, देखिए कंप्रेशन जोन का मोमेंट कैसे निकालेंगे, क्या हो जाएगा B इंटू एक्स, एरिया हो गया, और ये एरिया कहाँ पे काम करेगा, अगर यहाँ से देखें तो ये जो है इस एक्सिस से, अब ये एक रेक्टेंगल और ये एक रेक्टेंगल है ना, तो इससे x/2 की डिस्टेंस पे काम करेगा, x/2 की डिस्टेंस पे काम करेगा, क्योंकि इसकी टोटल गहराई x थी ना यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए x है तो x/2 पे काम करेगा, तो B इंटू एक्स और इंटू कहाँ पे काम करेगा x/2 पे, और इक्वल टू आ जाएगा एरिया मोमेंट ऑफ टेंसाइल जोन, ठीक है। टेंसाइल जोन का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया मोमेंट, ये जो स्टील को हम रिप्लेस कर रहे हैं कॉन्क्रीट में, तो कैसे करेंगे, स्टील का एरिया था AST और कॉन्क्रीट के एरिया में इसको बदलने के लिए M से मल्टीप्लाई करते हैं, तो M से मल्टीप्लाई करेंगे AST में, ठीक है। ये इसका एरिया आ गया, और ये कहाँ पे काम करेगा, इस एक्सिस से देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये ऊपर वाला जो है कितना है x है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखिए D माइनस एक्स हो जाएगी ना, तो D माइनस एक्स, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं x की वैल्यू, इसमें पुट कीजिए आप सारे जो पैरामीटर्स गिवन रहेंगे क्वेश्चन में, इसमें पुट कीजिएगा और सारे आ जाएंगे, तो उसके बाद निकल जाएगा हमारे पास x, तो हम x निकाल सकते हैं, x निकाल सकते हैं, ठीक है। अब x और x को जब निकल जाएंगे तो कंपेयर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा तो कंपेयर कैसे करते हैं, अंडर इन्फो सेक्शन, ओवर इन्फो सेक्शन एंड बैलेंस सेक्शन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में।
और उसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, देखना प्लीज़।